Everyone, here I'm back with the video lecture और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है etiology of symptoms। बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कार्पल टनल सिंड्रोम्स के जो बेसिकली सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में उसकी बैक साइड पे कॉजेज क्या हो सकती है, जिनको हमने माइनर लेवल पे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कार्पल टनल सिंड्रोम में कि लाइक जिसकी इंट्रो था जब हमने थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की, किसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन या किसी चीज़ की इरिटेशन जो होती है एट द एंड रिजल्ट जाती है हमारे पास बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब सिंड्रोम का जब वर्ड यूज़ हो रहा होता है ना तो हमें कॉमनली ये बात पता है कि सिंड्रोम इटसेल्फ हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स, मल्टीपल कॉजेज, मल्टीपल डिजीज़ के साथ आ रहा होता है। ठीक है, तो सिंड्रोम की जब टर्म यूज़ हो रही होती है ना तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि बेसिकली जहाँ पे भी सिंड्रोम आ रहा है इसका मतलब इसके पीछे कॉज एक या दो नहीं है, इट हैज़ मल्टीपल कॉजेज और वो मल्टीपल कॉजेज इटसेल्फ कोई डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, सो हमारे पास ऐसा नहीं है कि उसकी कॉज ये होगी कि कोई इरिटेशन हो गई है या कोई ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से हो गया, नॉट इटसेल्फ वो कोई ज़रूरी है कि ओवर यूज़ की वजह से हुआ कार्पल टनल सिंड्रोम, ओवर यूज़ की वजह से कोई और चीज़ हुई है जिसका एंड रिजल्ट कार्पल टनल सिंड्रोम आया। इट इज़ बेसिकली यू कैन से थ्री फेजेस और थ्री स्टेप प्रोसेस। ओके, इटियोलॉजी ऑफ सिम्टम्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो बेसिकली है ना हमारे पास वो ये कहलाते हैं कि इट इंक्लूड्स साइनोवियल थिकनेस एंड स्कारिंग। ठीक है, साइनोवियल थिकनेस हो गई है या स्कारिंग हो गई है टेंडन शीट्स में तो वो एट द एंड टेरिनोसिस कॉज करेंगी, वो इरिटेशन होता है। ठीक है, अब टेंडन से रिलेटेड जो आपके पास चीज़ें आ रही है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर टेंडन शीट इफेक्ट होती है, टेंडन ना इटसेल्फ क्या होती है कि हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एट द एंड हम ये कहते हैं कि मसल के एंड में एक स्ट्रॉन्ग सा स्क्रिप्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बेसिकली यूज़ कर रहे होते हो। क्या आप यूज़ कर रहे होते हो? टेंडन लाइक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, उसकी मूवमेंट, उसकी ग्रिपिंग, उसकी डिफरेंट तरह पे एट द एंड जाके वो जिस पॉइंट पे अटैच हो रहा है वो टेंडन शीट कहलाती है। टेंडन के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस टेंडन को ना इट्स सेल्फ कोई चीज़ कवर करी होती है जिसको हम कहते हैं टेंडन शीट। ठीक है, अब उस टेंडन शीट में या तो स्कारिंग हो गई है, ठीक है, सो टेंडिनोसिस हो सकता है, उसमें कोई स्वेलिंग हो गई है सो टेंडेनाइटिस हो सकता है, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हुई है तो टेंडेनाइटिस हो सकता है। सो इट्स सेल्फ में ये बात कही थी कि टेंडन हो गई, टेंडन इट्स सेल्फ भी इफेक्ट हो सकती है पर मेजरली टेंडन शीट जब इफेक्ट हुई तो टेंडिनोसिस हो गया। जब टेंडन इट्स सेल्फ इफेक्ट हुई है उसमें कोई स्वेलिंग या कोई इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन आई तो टेंडेनाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है? रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, जैसे एट रिस्ट की फ्लेक्शन की एक मूवमेंट जिससे हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सर्स टारगेटेड हो रहे हैं ना, कोई भी ऐसा काम जिसमें रिस्ट की फ्लेक्शन ज़्यादा यूज़ हो रही है, एक्सटेंशन ज़्यादा यूज़ हो रही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि रिपीटेशन। ठीक है, जब आप पे रिस्ट के किसी भी मूवमेंट पे रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आ रही होगी ना तो एट द एंड कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और मेजरली यहाँ पे रिस्ट के फ्लेक्सर्स इफेक्ट होते हैं। एक्सटेंशन यहाँ पे इसलिए लिखी गई है कि मैं आपको एक काउंटर इफेक्ट बताती हूँ कि जब हमारे पास एगोनिस्ट काम कर रहे थे एंटेगोनिस्ट भी काम कर रहे थे, तो जब हमारे पास एगोनिस्ट काम कर रहे होते तो वो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव इफेक्ट दे देते हैं, एंटेगोनिस्ट उसका एक अपोज रिस्पॉन्ड दे रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के हमारे पास एक मूवमेंट बनाती है ना। ठीक है, एंटेगोनिस्ट एगोनिस्ट का आई थिंक सो आप लोगों को आइडिया बेसिक तो होगा कि एगोनिस्ट होते हैं वो इट्स सेल्फ जो काम कर रहा होता है मसल वो हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट जो होता है बेसिकली वो जो अपोज कर रहे हैं उसी मसल की मूवमेंट को। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जब काम कर रहे थे तो फ्लेक्शन इटसेल्फ, जाहिर सी बात है रिस्ट की फ्लेक्शन की अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो एक्सटेंसर्स भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब जब एक्सटेंसर्स भी काम कर रहे हैं तो मेजरली हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीटिशन और ये दोनों मूवमेंट्स की, रिस्ट की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन की। तो हमारे पास अगर ये कॉन्टिन्यूसली आप करते जाते तो हमारे पास चांसेस है कि टेंडेनोसिस होने के, टेंडेनाइटिस होने के, वहाँ पे साइनोवियल थिकनेस हो सकती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अलावा हमारे पास और भी मूवमेंट्स बताई गई जिसमें उन्होंने ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ कहा है। ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं कि हमें कोई ज़्यादा देर चीज़ को पकड़ते, फॉर एग्जांपल मैंने कोई बॉल होल्ड की है और मेरा काम ही यही है कि मैं उस बॉल को होल्ड करूँ। ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि किसी का काम होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उस बॉल को होल्ड करना ही मेरा काम है। मेरे काम में ज़्यादा ज़रूरी ही यही है बेसिकली कि मैं ग्रिपिंग मूवमेंट्स या ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँ। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा,
हाँ बस बेसिकली टेंडन शीट इफेक्ट हो सकती है, टेंडनाइटिस हो सकता है, या इट सेल्फ अगर मैं आपको एट द एंड कहूँ तो साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल थिकनेस जो है वो इरिटेट हो सकती है, ठीक है। फिर सस्टेन प्रेशर, जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूस प्रेशर होगा तो वो भी। अब उन्होंने कहा टेंडनाइटिस टेंडिनोसिस ज़्यादातर होता ही रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, चाहे वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, ग्रिपिंग एक्टिविटीज हो एक्सेट्रा, ठीक है, या हमारे पास किसी भी जगह कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है। वो फिर ज़रूरी नहीं फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही हो, वो और भी फर्दर एक्टिविटीज़ हो सकती है ग्रेपिंग वगैरह के अलावा भी, ठीक है। लेकिन मेजरली फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही इफेक्ट हुई होती है, या आपके पास जो ग्रिपिंग मूवमेंट्स होती है ना किसी भी चीज़ को ग्रिप करने वाली, वो भी क्या होती है बेसिकली, उसमें भी ज़्यादातर फ्लेक्सेस ही आपकी यूज़ हो रहे होते हैं। सो फ्लेक्स एक्सटेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं, तो मेजरली आपके पास यही है, ठीक है। So because of this, CTS is frequently classified as a cumulative trauma or overuse syndrome. इसको overuse syndrome इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास कार्पल टनल के पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें कॉजेज ओवर यूज ही होती है। मतलब कोई बंदा टाइपिंग टाइपर है जो टाइप राइटिंग करते हैं, ठीक है, बेसिकली उसके लिए बहुत इशू होता है, ठीक है। जिनका लैपटॉप यूज़ ज़्यादा है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जिनके लिए बेसिकली जो टेलर्स होते हैं ना, सिलाई मशीन जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है कि ओवर यूज सिंड्रोम में ज़्यादा होते हैं। तो ओवर यूज सिंड्रोम, वन ऑफ द ओवर यूज सिंड्रोम्स होता है ना, वो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। सो अब हमारे पास ओवर यूज़ का मतलब बेसिकली आपको वर्ड से पता चल रहा है कि ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो सिंड्रोम्स होते हैं ना बेसिकली। और क्यूमुलेटिव ट्रॉमा मतलब बार बार किसी जगह पे अगर ट्रॉमा होता है ना बेसिकली एट द एंड वो एक अब देखो एक एक मैं कहती हूँ मेरा टेंडन है या कोई मेरा मसल है, अगर वो डैमेज हो रहा है तो वो पहले एक पॉइंट से हुआ, उसको हील होने का मैंने टाइम ही नहीं दिया, देन अगेन वो फिर वह डैमेज हो गया। मतलब अगर यहाँ से टेंडन डैमेज हो रहा था तो उसको हील होने का इतना टाइम नहीं लिया, वो फिर से डैमेज हुआ, वो फिर से डैमेज हुआ। ये एट द एंड क्या होता है, क्यूमुलेटिव ट्रॉमा कहलाता है कि आप बार बार किसी चीज़ को डैमेज किए जा रहे हो लेकिन वो हील नहीं हो सकती है। तो हमारे पास क्या होता है एट द एंड, क्या होता है हमारे पास कोई भी डिजीज़ या कोई भी सिंड्रोम कॉज हो सकता है, ठीक है, या ओवर यूज़ की वजह से या आप एट द एंड ट्रॉमा कॉज करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट जॉइंट ड्यू टू ट्रॉमा टू द कार्पल्स, मतलब कार्पल बोन्स को भी अगर ट्रॉमा होता है इटसेल्फ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है, या हमारे पास कोई ब्लो आता है या कोई एकदम से सडन ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बंदा गिर जाता है तो एक सडन सा एक जोर से झटका आता है आपके पास कार्पल बोन्स पे या रिस्ट जॉइंट पे, तो वहाँ पे भी हमारे पास मेजरली क्या कॉज हो सकती है एट द एंड, हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी कोई चीज़ डैमेज हो सकती है, या ऐसा इटसेल्फ हो सकता है कि उस एरिया में क्योंकि हमारे पास सडन ट्रॉमा आया है तो कोई माइनर कैपिलरी या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो डैमेज हो जाए, वहाँ पे ब्लड की एक्यूमुलेशन या स्वेलिंग वगैरह कॉज कर दे, और एट द एंड हमारे पास क्या हो सकता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो, क्योंकि वो मीडियन नर्व को इरिटेट करने लग गया, ठीक है। फिर फ्रैक्चर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास फ्रैक्चर जो है एक मेजरली वजह है कार्पल बोन्स के फ्रैक्चर इटसेल्फ। लेकिन इसके अलावा भी ना कुछ ऐसी कॉजेज हैं जो हमारे पास हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, जैसे प्रेगनेंसी में आपके पास आ गई, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोन्स इटसेल्फ ना काफ़ी हद तक जो होते हैं ना अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, तो कुछ लोगों के हार्मोन्स काफ़ी डिसबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से एट द एंड ना इस रीजन पे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर की रिटेंशन हो रही होती है प्रेगनेंसी में। लेकिन क्या होता है कि जब आप स्पेसिफिकली कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा ही होती है जिसकी वजह से एट द एंड जो होते हैं ना वो रिस्ट रीजन पे भी, मतलब जो कार्पल टनल का रीजन इटसेल्फ है, जो हमने सारी बोन्स और टेंडन्स और सारा रीजन पढ़ा इटसेल्फ, वहाँ पे वाटर की रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है वाटर वहाँ पे भरने लग जाता है, वहाँ पे रहना लग जाता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, वो उधर ही रहना पसंद कर रहा होता है, उसको वो जगह अच्छी लग जाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो उधर ही रहना पसंद कर रहा होता है, इसलिए वहाँ पे वाटर की रिटेंशन हो जाती है। नेक्स्ट वन वॉज द रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस भी एक बहुत मेजर कॉज है हमारे पास, बेसिकली कॉज है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम की। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना, बेसिकली रूमेटाइड इटसेल्फ ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि हमारी बॉडी पे इतनी जगह अफेक्ट कर रहा होता है, इतनी जगह, लेकिन रूमेटाइड मेजरली जो अफेक्ट करता है ना वो स्मॉल जॉइंट्स को करता है। तो हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स हैं क्या, छोटे फिंगर्स के जॉइंट्स जैसे फ्लेंजेस हो गए, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हो गए, मेटाकार्पल, कार्पोफ्लेंजियल, ये सारे जो जॉइंट्स हैं
रिस्ट भी उनमें आता है, ठीक है। ये जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना, रेस्ट, एंकल, कार्पल, ये कार्पल वाले, फ्लेंजिस वाले, आपके पास मेटाकार्पल वाले, ये सारे जो स्मॉल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट हैं, इन सब में जब हमारे पास कोई भी इश्यू आने लग जाता है तो वो क्या होता है, बेसिकली मेजरली उसकी कॉज होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हमारे पास होते हैं जॉइंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा देर से जाके, मतलब यहाँ पे भी अर्थराइटिस का मेजरली वजह ही यही होती है कि हमारे पास डीजनरेशन हो रही होती है आपकी कार्टिलेज की, मतलब जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल सी गैप्स हैं ना, इनके बीच में हमारे पास कार्टिलेज होती है जॉइंट्स वाले रीजन पे, हमें पता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जिनको हम कहते हैं। वो ना क्या होता है कि वहाँ पे गैप डिक्रीज करके ना एट दी एंड हमारे पास क्या करती है कि वो बोन्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाना जिसको कहते हैं ना, बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है एट दी एंड, वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, तो एट दी एंड हमारे पास क्या आता है, अर्थराइटिस कॉज होता है। और जब वही अर्थराइटिस एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी, मतलब वो एक इट्स सेल्फ अपने आप को बॉडी में डैमेज हो रहा है, बाहर से कोई चीज़ नहीं है, जीन्स के डिफेक्ट की वजह से जब आ रहा है, तो हमारे पास बेसिकली ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कहलाता है ऑटो इम्यून, मतलब आपकी बॉडी इट्स सेल्फ अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रही होती है, तो हमारे पास वहाँ पे ह्यूमेटॉइड आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो एज रिलेटेड ज़्यादातर होता है, मेजरली इसकी कॉज जो एज रिलेटेड होती है। और ये क्यों हो रहा होता है मेजरली कि हमारे पास बॉडी इटसेल्फ वीक हो रही होती है, तो एट दी एंड हमारे पास इतना प्रेशर उठाने के बाद क्या होता है कि वो हमारे पास तंग आ जाता है, और वो एट दी एंड हमारे पास क्या करते हैं, उसको काफ़ी हद तक एर्थराइटिस जो होता है वो जो आपकी कार्टिलेज होती है उसको डैमेज कर देता है, और हमारे पास दोनों बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाती है और एक फ्रिक्शन से प्रोड्यूस कराती है, ठीक है। तो हमारे पास, मतलब मैं आपको सिंपल सी बात में बताऊँ तो एक दो हमारे पास अगर बोन्स हैं तो इनके बीच में हमारे पास क्या होती है, बेसिकली कार्टिलेज होती है। तो अगर यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है इस रीजन पे, तो मेजरली अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो दोनों बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और एट दी एंड ये क्या करेंगे, हमारे पास करीब आने के बाद फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगी, तो ये बोन्स ख़राब होने लगेंगे अपने टेक्सचर में, अपनी शेप में, ये अपने आप को डैमेज करेंगी, क्योंकि पेशेंट ने वॉक तो करनी है, पेशेंट ने काम तो करना है। तो अब क्या हुआ, अगर काम करना है जाहिर सी बात है तो उसको क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव करना है, तो जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट होगी, तो आपके एट द एंड आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि वो जब मूवमेंट करता है पेशेंट को पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ बार बार टकरा रही होती है, ठीक है। सो ये दैट कॉजेज वेरी मच ऑफ अफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या कहती है, बेसिकली ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी या रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगी, जैसे इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसकी वजह से भी हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकते हैं। क्यों, आप एक मेजर वजह ढूंढो इसके अंदर, तो हमारे पास रिस्ट जॉइंट में जो बोन्स आती हैं, ये जो इस रीजन पे बोन्स हैं, अगर उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो कार्पल टनल की स्पेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो कार्पल टनल की स्पेस डिक्रीज हो रही है, तो एट द एंड कार्पल टनल सिंड्रोम तो होगा, क्योंकि मीडियन नर्व चीज़ें करीब करीब आ जाएंगी। जब स्पेस डिक्रीज होने का मतलब है चीज़ें सारी करीब करीब आ रही है, जितनी चीज़ें करीब आएंगी, मीडियन नर्व भी करीब आ रही है, तो वो क्या होगी कि वो जब भी किसी स्ट्रक्चर के साथ मूव करने पर टकराएगी तो हमारे पास मेजरली उसकी इंजरी या उसकी इरिटेशन या कंप्रेशन आएगी, उस पर प्रेशर आएगा, जो एट द एंड हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम करेगा। अब एक ऑकवर्ड पोस्चर, ऑकवर्ड रिस्ट पोस्चर, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के पोस्चर्स हो गए, या उन्होंने कहा कि आपके पास कंप्रेसिव फोर्सेस हो गई, जो हमारे पास किसी इक्विपमेंट की वजह से, या कोई चीज़ ऐसी वो बंदा पहनता है बार बार उसकी यूज़ ऐसी है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर बहुत, मतलब ऐसे तो नॉर्मली ग्लव्स इतने टाइट नहीं होते, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने बहुत टाइट ग्लव्स पहने और लगातार वो यहाँ पे टाइट 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 है, या कोई रिस्ट वॉच ऐसी है जो बहुत टाइट 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 है, तो ये भी एट द एंड कॉज कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे सस्टेन ट्रॉमा आ रहा है इक्विपमेंट की वजह से, सस्टेन प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी ने अगर 2 दिन पहनी है, 4 दिन पहनी है, 10 दिन पहनी है, शायद तब कुछ भी ना हो, ठीक है, मतलब माइन्यूट चेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा उतारेगा तो वो ठीक हो जाएगा। किसी ने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर वो काम किया ना, तब जाके आपके पास बेसिकली चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई वाइब्रेशंस हैं, कोई भी इक्विपमेंट की यूजेज है ऐसी जो कार्पल टनल एट द एंड कार्पल टनल को इरिटेट कर रही है, तो हमारे पास वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मीडियन अब कंप्रेस हो रही है और ट्रॉमा हो रहा है। सो ये होगी हमारे पास बेसिक etiology, बहुत बेसिक etiology थी जो मेजर मेजर चीज़ें कवर करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोवोकेशंस, जो हमारे पास बेसिक टेस्ट है, हम जिनको
यूज़ करके डायग्नोज करते हैं, हम ट्रीट करते हैं, बेसिकली हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।